नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है नैतिक विकास का सिद्धांत। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है किसने दिया है, तो इस सिद्धांत को देने वाले यानी कि गिवन बाय कौन है, लॉरेंस कोहलबर्ग। यानी कि ये लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी है। या आप ध्यान रखेंगे कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है जिस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, उनका नाम लॉरेंस कोहलबर्ग है। और लॉरेंस कोहलबर्ग क्या थे, तो देखिए एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर थे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोफेसर थे ये, यानी कि उन्होंने पीएचडी की थी अपने सब्जेक्ट में और ये एक प्रोफेसर थे। इन्होंने 72 बच्चों पर अध्ययन किया था। देखिए स्टूडेंट्स, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पर जो इन्होंने रिसर्च किया था, तो इसके लिए उन्होंने कितने स्टूडेंट्स लिए थे, 72 स्टूडेंट्स पर उन्होंने स्टडी की थी और 72 स्टूडेंट्स पर स्टडी करके उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। चलिए आगे देखते हैं और उन्होंने क्या किया था। तो 72 बच्चों पर जो उन्होंने स्टडी की है और इसमें जो बच्चे थे वो 16 वर्ष तक के बच्चे थे। यानी कि जो बच्चे उन्होंने लिए थे स्टडी करने के दौरान वो कितनी उम्र तक के बच्चे थे, तो मैक्सिमम 16 वर्ष तक के बच्चे थे। और उन 72 स्टूडेंट्स पर उन्होंने स्टडी की और उनसे पूछा, उसके आधार पर उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। देखिए उन्होंने क्या कहा था कि इसमें उन्होंने एक कहानी सुनाई बच्चों को जो हाइंस की वाइफ के ऊपर आधारित थी। मतलब जो इस थ्योरी को डेवलप करने से पहले, मतलब इस थ्योरी पर जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने 72 स्टूडेंट्स लिए और जो वो स्टूडेंट थे वो लगभग 16 ईयर्स तक के स्टूडेंट थे, यानी कि 16 वर्ष तक के बच्चे थे। यानी 16 वर्ष तक के बच्चे, 72 बच्चों पर उन्होंने रिसर्च की। तो उन बच्चों से जो उन्हें रिव्यू मिला उसके आधार पर उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को डिज़ाइन किया। इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने इस थ्योरी को बनाने से पीछे उनका जो रीज़न था, उन्होंने क्या किया, एक कहानी सुनाई, यानी कि एक स्टोरी सुनाई बच्चों को। जो 72 बच्चे 16 वर्ष तक के बच्चे थे उन बच्चों को एक कहानी सुनाई जो हाइंस की वाइफ के ऊपर आधारित, यानी कि यहाँ पर हाइंस एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी के ऊपर आधारित एक स्टोरी थी। और उस कहानी को उन्होंने उन 72 बच्चे जो 16 वर्ष तक के उम्र तक के बच्चे थे उन बच्चों को वो कहानी सुनाई। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो ये कहानी सुनाई बच्चों को हाइंस के वाइफ के ऊपर आधारित, उस कहानी से जो बच्चे ने जो अपना रिव्यू दिया, अपना जो रिप्लाई दिया उस कहानी को सुनने के बाद, उस कहानी के आधार पर उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को डिज़ाइन किया। अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कौन सी कहानी सुनाई थी। तो हाइंस नाम का एक व्यक्ति था और उसकी पत्नी जो थी वाइफ, यानी कि उसकी जो वाइफ थी हाइंस की, उनको कैंसर था। तो हाइंस ने अपनी सारी संपत्ति जो है अपनी वाइफ के पीछे लगा दिया उन्होंने, और उनके पास सिर्फ अंत में $1000 उनके पास बचे थे। बाकी सारी संपत्ति उन्होंने जो भी अपने जीवन में कमाया और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सब लगा चुके थे अपनी वाइफ के ऊपर। बट उनकी वाइफ ठीक नहीं हो रही थी। एंड में वो एक डॉक्टर के पास लेकर गए और उनकी वाइफ को जो कैंसर हुआ था, उस डॉक्टर ने रिसर्च करके बताया कि आपकी वाइफ को कैंसर है और यदि आप अपनी वाइफ को बचाना चाहते हैं तो आपको ये वाली दवाई चाहिए। मान लीजिए उन्होंने, डॉक्टर साहब ने एक मेडिसिन हाइंस को लिख कर दिया और उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन आपको उस स्टोर पर मिल जाएगा। अब वो कोई एक स्टोर था और वो जो दवाई था वो एक स्थानीय स्टोर पर उपलब्ध था और वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा वो दवाई बनाया गया था। वो हर एक मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता था। उस मेडिकल स्टोर वाले ने ही स्थानीय लोगों की सहायता से उस मेडिसिन को बनाया था जो कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी था। अब जो वो मेडिसिन जो उन्होंने बनाया था, जो वो फार्मासिस्ट कंपनी ने जो उस मेडिसिन को बनाया था वो $200 में बना था, यानी कि उनका खर्चा आया था $200 और उसको उन्हें बेचने की अनुमति थी प्रति खुराक $2000। यानी कि मान लीजिए
कि हाइंस की वाइफ को कैंसर था और उन्हें जो दवाई बचा सकती थी उस दवाई वो जो दवाई है वो एक ही मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध था और उस दवाई को बनाने के लिए जो मेडिकल स्टोर को खर्चा आया था $200 का आया था। बट उन्होंने पहले से डिसाइड किया था कि इसका जो प्रति खुराक है दवाई का वो $2000 में मुझे बेचना है, यानी कि फार्मासिस्ट का या जो फार्मेसी जो मेडिकल स्टोर था उनका ये मानना था कि हम इसका प्रति खुराक $2000 से नीचे नहीं बेचेंगे, ठीक। बट हाइंस के पास सिर्फ $1000 ही बचे थे और बाकी जो संपत्ति थी उसने वो सारी संपत्ति अपनी वाइफ के पीछे पहले ही लगा चुका था, उसके पास सिर्फ $1000 थे। अब देखिए हाइंस जो है उस मेडिकल स्टोर पर जाता है और मेडिकल स्टोर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि आप किसी भी तरीके से मुझसे ये $1000 ले लीजिए और मुझे दवाई दे दीजिए, मैं अपनी वाइफ को बचा लूँ। तो वो जो मेडिकल स्टोर वाले थे वो उनकी बात को बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम आपको $2000 से नीचे दवाई नहीं दे सकते। हाइंस ने उनके सामने हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, हर तरीके से उनको रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो किसी भी तरीके से समझने के मूड में नहीं थे मेडिकल स्टोर वाले। हाइंस ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे से $1000 ले लीजिए और इसके बदले में मैं आपके पास ज़िंदगी भर मेहनत काम करूँगा, आप मुझे पैसे मत दीजिएगा या फिर आपके पैसे मैं लौटा दूंगा 6 महीने 2 महीने, जिस भी तरीके से हाइंस से हो सकता था उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, उनके सामने हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, हर तरीके से वो फार्मासिस्ट तो इस तरीके से हाइंस ने अपने वाइफ के लिए जो मेडिकल स्टोर वाले थे उनसे इस तरीके से रिक्वेस्ट की, हर तरीके से उन्होंने संभव प्रयास किया कि आप किसी भी तरीके से मुझे जो है ये दवाई दे दीजिए, ये मेरी वाइफ को बचाने का एक ही तरीका मेरे पास बचा है, आप इसके बदले में इससे कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप मेरे से पैसे 6 महीने बाद ले लीजिए, 1 साल बाद ले लीजिए, 2 महीने बाद ले लीजिए, या फिर आप जो है मुझे इसके बदले में ज़िंदगी भर अपने यहाँ काम कराइए, बट आप किसी भी तरीके से मुझे इस समय इस दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मुझे इसे, मेरे पास $1000 ही है, तो ये $1000 में और बाकी जो भी पैसे हैं वो मैं आपको बाद में दे दूंगा। इस तरीके से उन्होंने हर संभव प्रयास किया उनको समझाने की, उनको मनाने की, बट वो किसी भी तरीके से नहीं माने, जिसके बाद मजबूरन हाइंस को रात को जाकर उस मेडिकल स्टोर को तोड़कर उस दवाई को चुराना पड़ा और उसके बाद उन्होंने चुराई और इसी तरीके से हाइंस ने ले जाकर फिर इस दवाई को डॉक्टर को दिया और फिर उनकी वाइफ को बचा पाए। तो इस कहानी को जब आपके लॉरेंस कोलबर्ग साहब उन बच्चों को सुना रहे थे तो इस कहानी को सुनाने के बाद वो ये चाह रहे थे और उनका इस कहानी से कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका मतलब सिर्फ ये था कि इस कहानी को सुनने के बाद जो वो बच्चे उनको रिव्यू देंगे, जो रिप्लाई करेंगे, वही उनके लिए इम्पोर्टेंस था। और जैसे ही उन्होंने ये कहानी उन बच्चों को सुनाई तो वो बच्चे सारे के सारे डिलेमा में आ गए, दुविधा में आ गए, वो कंफ्यूज हो गए। उसमें मैक्सिमम जो 95% स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये कहा कि हाइंस ने जो भी कार्य किया वो बिल्कुल सही किया, उनके पास इसके अलावा अपनी वाइफ को बचाने का कोई और ऑप्शन नहीं था। बट 4 to 5% स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि हाइंस ने जो भी किया वो इल्लीगल वर्क था, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो इस बात से सिर्फ आपके लॉरेंस कोलबर्ग ये जानना चाहते थे कि जो नैतिकता है वो कहाँ पर है और किस तरीके से है, और इस स्टोरी के बाद उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया जिसे आप और हम जानते हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया गया है लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी के पीछे का जो रीज़न है नैतिकता की बात सिखाना, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, इसके पीछे जो कारण है, इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए लॉरेंस कोलबर्ग ने इस तरीके के कंडीशन अपनी इस थ्योरी के दौरान अपनाया था जिसके आधार पर आप इस थ्योरी को पढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टॉपिक में और क्या क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम नेक्स्ट आगे इन्फेंसी स्टेज क्या होता है और इन्फेंसी स्टेज में किस तरीके से नैतिक विकास होते हैं। तो आपको मैंने जैसे बता रखा है कि जो इन्फेंसी स्टेज यानी जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं, इसका टाइम पीरियड आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष का होता है और इसमें बच्चे ईगोसेंट्रिज्म होते हैं। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट स्वयं केंद्रित, यानी कि वो स्वयं को केंद्र में रखते हैं और वो खुद की खुशी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इस समय जो बच्चा होता है जन्म से 2 वर्ष, इस समय उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो दूसरों के बारे में सोचे।
यानी कि वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है और खुद को जो है सेंटर में रखता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें बच्चे ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, मतलब अपनी ईगो को केंद्र में रखते हैं, अपनी खुशी को केंद्र में रखते हैं। बाकी दुनियादारी यानी किसी और की खुशी के बारे में उनको कोई चिंता नहीं होती है, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के ईगो को सेंटर में रखते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें बच्चे ईगो सेंट्रिज्म यानी स्व केंद्रित होते हैं। ठीक, अब इनके लिए खुशी क्या है और ये खुद को सेंटर में कैसे रखते हैं, तो इनके लिए अहम माँ होती है। मतलब इनके लिए जो बच्चे होते हैं जन्म से 2 वर्ष के बीच, उनके लिए अहम कौन होते हैं, माँ होते हैं। यानी उनके लिए क्या सही है, माँ का पास होना। मान लीजिए कि उस बच्चे के माँ जो है, यानी कि उस बच्चे की जो माँ है वो मान लीजिए उस बच्चे के पास है, तो उनके लिए बिल्कुल सब कुछ सही है। और यदि माँ दूर चली जाए तो उस बच्चे के लिए वो क्या है, रॉन्ग है। आपने देखा होगा जन्म से 2 वर्ष के बीच में जो बच्चे होते हैं, माँ जैसे पास में होती है तो बच्चा खुश रहता है, और जैसे ही माँ दूर चली जाती है तो बच्चे के लिए वो गलत हो जाता है, यानी कि वो रोना स्टार्ट कर देता है। यानी माँ को कोई इंपॉर्टेंट काम भी करना हो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए क्या है, राइट माँ का पास होना, और रॉन्ग क्या है, माँ का दूर होना। ठीक, तो इस तरीके की जो सोच होती है वो बच्चों में होती है इस स्टेज में, और इसीलिए जो है नैतिक विकास के सिद्धांत पर उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि बच्चे इस तरीके से सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्री चाइल्डहुड में क्या होता है। तो प्री चाइल्डहुड यानी कि जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, बाल्यावस्था का टाइम पीरियड आपको पता है 2 से 6 वर्ष का होता है, और इसमें जिज्ञासु होते हैं बच्चे। यानी कि जब बच्चे 2 से 6 वर्ष के बीच में होते हैं तो बच्चे कैसे प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि बच्चे हर चीज को जान लेना चाहते हैं, तो प्रश्न करते हैं। हर वस्तु नई होती है और बच्चा उसे जान लेना चाहता है। यानी कि इस समय बच्चे के लिए सब कुछ क्या होती है, नई बात है। मतलब हर वस्तु, उस बच्चे के सामने जो भी वस्तुएं होती है वो सब की सब नई होती है, क्योंकि उस बच्चे के लिए दुनिया बिल्कुल न्यू है, और जो भी चीज़ें वो देखता है उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसीलिए इस स्टेज में बच्चे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको जीन पियाजे की थ्योरी में बता रखा है कि जीन पियाजे ने जो उनका सेकेंड स्टेज होता है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसे उस स्टेज में उसको उन्होंने क्वेश्चनिंग एज भी कहा है। तो क्वेश्चनिंग एज वो क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए ये दुनिया में हर एक चीज़ न्यू है, और नई चीज़ें जब आप देखते हो तो आप उसको भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो। इसीलिए बच्चा नई वस्तुओं को देखने के बाद जानकारी प्राप्त करना चाहता है, और इसीलिए वो प्रश्न करना शुरू कर देता है। तो बच्चे के लिए हर चीज़ नई होती है और बच्चा उसके बारे में जान लेना चाहता है। नेक्स्ट होता है, इनके लिए अहम पेरेंट्स होते हैं। यानी कि जब बच्चा 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होते हैं तो उस बच्चे के लिए अहम कौन होता है, अहम होता है उस बच्चे के लिए पेरेंट्स। यानी पेरेंट्स उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब बच्चे 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होते हैं। उनके लिए राइट क्या है, तो फैमिली में जो होगा, मान लीजिए कि उस बच्चे की फैमिली में जो भी गतिविधियां होते हैं और वो बच्चा देखता है, वो सब की सब चीज़ें उस बच्चे के लिए राइट है। ठीक, और फैमिली में जो नहीं होता है उस बच्चे के, वो उस बच्चे के लिए रॉन्ग। मान लीजिए कि उस बच्चे ने कोई गतिविधि अपनी फैमिली में देखी तो उस बच्चे के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। और उसने किसी दूसरों के घर में कोई दूसरी चीज़ देख ली और उसने इससे पहले कभी अपने घर में ना देखा हो, तो वो बच्चा वहाँ पर क्या करेगा, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा कि ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी फैमिली में तो ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके के मेंटेलिटी होते हैं जो बच्चे प्री चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज जिसको उन्होंने नाम दिया लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। आपको पता है इसका टाइम पीरियड होता है 6 से लेकर 12 वर्ष। यानी कि जो बच्चे 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होते हैं वो बच्चे उत्तर बाल्यावस्था में होते हैं, और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। इनके लिए अहम टीचर होते हैं। देखिए जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है, और मैंने आपको बता रखा है जब बच्चा 5 वर्ष क्रॉस करता है यानी 6ठे वर्ष में प्रवेश करता है तो वो फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए जाता है। और फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए वो कहाँ जाता है, वो स्कूल में जाना स्टार्ट करता है। तो 6 वर्ष के बाद बच्चा स्कूल जाना आरंभ करता है, जिसे वो औपचारिक शिक्षा कहते हैं। यानी कि औपचारिक मतलब फॉर्मल एजुकेशन। तो जब बच्चा टीचर से मिलता है तो उस बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अहम कौन होते हैं, टीचर होते हैं। मतलब टीचर उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अहम है। जो टीचर ने कहा वो बिल्कुल सही है, और जो टीचर ने, देखिए यहाँ पे बता रखा है कि राइट, जो टीचर ने कहा वो बिल्कुल सही है, और जो
टीचर ने नहीं कहा वो रॉन्ग है। इस बात के लिए बच्चे अपने पेरेंट्स तक से भी भिड़ जाते हैं कि वो अगर मान लीजिए उनके टीचर ने किसी प्रश्न को अलग वे में बताया और उनके पेरेंट्स ने उसको अलग वे में बताया, तो वो पेरेंट्स के खिलाफ चले जाते हैं और मानते हैं कि जो हमारे टीचर ने कहा वो बिल्कुल सही है और जो दूसरे ने कहा वो बिल्कुल गलत है क्योंकि टीचर ने ऐसा नहीं कहा। तो इस तरीके की मानसिकता इस स्टेज के बच्चों में पाए जाते हैं। तो वो बच्चे किस उम्र के होते हैं? 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। फोर्थ पॉइंट पर बात करते हैं, देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या बताया गया है। तो एडोलसेंट पीरियड जो किशोरावस्था होते हैं, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो स्टूडेंट्स 12 से 18 वर्ष, यानी जो बच्चे 12 से 18 वर्ष की अवस्था में होते हैं वो एडोलसेंट पीरियड में होते हैं, या उस स्टेज को एडोलसेंट स्टेज कहा जाता है, हिंदी में उसको किशोरावस्था कहते हैं। ठीक, और इनके लिए अहम कौन होता है, यानी कि जो बच्चे 12 से 18 वर्ष की अवस्था में होते हैं वो किशोरावस्था के बालक कहलाते हैं। और उनके लिए अहम कौन होता है, यानी किशोरावस्था के बालकों के लिए अहम कौन होता है? पीयर ग्रुप्स, मतलब हम उम्र के बच्चे, यानी कि उन बच्चों के उम्र के जो बच्चे होते हैं ग्रुप में होते हैं वो उन बच्चों के लिए अहम होते हैं। ठीक, और उनके लिए क्या राइट होता है? जो दोस्त कहेंगे और खुद को अच्छा लगे, यानी कि जब बच्चे किशोरावस्था में होते हैं और उनके दोस्त यानी कि उनके हम उम्र के साथी जो भी कुछ कहते हैं उस बच्चे के लिए वो राइट होता है, और जो उस बच्चे को भी खुद अच्छा लगता हो वही उसके लिए राइट होता है, बाकी सब उस बच्चे के लिए गलत होते हैं। उनके लिए रॉन्ग क्या होता है? जो दोस्त मना कर दे और जो खुद को भी अच्छा ना लगे, वो सारी की सारी चीज़ें उनके लिए क्या होते हैं? रॉन्ग होते हैं। मतलब वो उस चीज़ को रॉन्ग मानते हैं, जो उन्हें खुद अच्छा नहीं लगता और दोस्त भी उसको गलत मानते हैं, तो उसके लिए वो रॉन्ग है। और जो दोस्त कहते हैं और खुद को भी अच्छा लगता है वो राइट होता है। इस स्टेज के बच्चे जो होते हैं इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि क्या वाकई में नैतिक है और क्या अनैतिक है। तो इस तरीके से लॉरेंस कोलबर्ग जी जो है इस बारे में बात करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने 16 वर्ष तक के बच्चों पर ही रिसर्च की है। जो 16 वर्ष के बच्चे होते हैं वो आपको पता है किशोरावस्था के बच्चे होते हैं। कुछ उन्होंने बाल्यावस्था के भी बच्चे लिए जो 10 से 12 के बीच में थे, है ना। कुछ 6 से 7, मतलब इतनी सक्षम शक्ति तो नहीं होती, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कुछ 16 वर्ष तक के बालक लिए। ठीक है, यानी 16 वर्ष में 13-14 वर्ष के जो बालक थे वो तो किशोरावस्था के आ गए, कुछ 10-11 वर्ष के बालक थे जो बाल्यावस्था के थे। तो इन सभी बच्चों को इस तरीके के 72 बच्चे उन्होंने इकट्ठे किए और उनको ये कहानी सुनाई हाइंस के वाइफ के ऊपर जो आधारित स्टोरी, उस स्टोरी को उनको सुनाने के बाद उन बच्चों से जो उनको रिव्यू मिला, उस रिव्यू के आधार पर उन्होंने इस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को डेवलप किया। आई होप आप क्वेश्चन को आई होप आप टॉपिक को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनसे रिलेटेड और उन्होंने क्या बातें की हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, उस स्टोरी को सुनाने के बाद, मतलब जो उस स्टोरी को उन्होंने सुनाया लॉरेंस कोलबर्ग ने, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि वो 16 वर्ष तक के बच्चे थे, यानी 16 वर्ष तक के जो बच्चे थे उसमें कुछ 10 साल के बच्चे थे, कुछ 11 साल के, कुछ 12 साल से और 16 साल के बीच के बच्चे थे। यानी कि जनरली अगर देखा जाए तो उसमें जो है बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बालक थे जिनको उन्होंने ये कहानी सुनाई, और उस कहानी के बाद उन बच्चों के रिव्यू के आधार पर उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया। ठीक, तो आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे कि वो मतलब किस तरीके के बच्चे लिए। तो मैंने वो डिटेलिंग आपको बताए हैं कि किस किस स्टेज में बच्चे के लिए क्या अहम होता है और क्या सही है और क्या गलत है, वो बच्चे किस किस स्टेज में कैसे कैसे सीखते हैं, वो जनरली मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो लॉरेंस कोलबर्ग ने डिज़ाइन किया है, उस थ्योरी में उन्होंने क्या क्या बातें की है। तो देखिए, अगर मैं आपको बता दूं तो नैतिक विकास के जो सिद्धांत है, यहाँ से सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा देने वाले कौन थे, तो गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक, तो ये लॉरेंस कोलबर्ग जी थे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, और इसके थ्योरी को डेवलप करने के पीछे की जो स्टोरी है, कहानी है, वो मैंने आपको बता दिया है, और बच्चे कैसे कैसे स्टेज में होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो मेन पॉइंट है इस थ्योरी के, मतलब लॉरेंस कोलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी डिजाइन की उसमें उन्होंने क्या क्या बताया। तो देखिए, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 स्तर होते हैं। तो यहां से सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नैतिक विकास के, यानी लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के कितने स्तर होते हैं, तो सीधा आप बताएंगे उसके 3 स्तर होते हैं, और प्रत्येक स्तर में 2 चरण होते हैं। देखिए, अब
मतलब टोटल तो उनके 3 स्तर होते हैं, यानी 3 लेवल होते हैं और तीनों लेवल में दो दो चरणें होती हैं, यानी कि प्रत्येक लेवल में 2 चरण। तो इसका मतलब जो 3 स्तर होते हैं इसमें कुल 6 चरण होते हैं, मतलब 6 स्टेजेस होते हैं। तो कौन कौन से उन्होंने चरण बताए और कौन कौन से उन्होंने स्टेजेस बताए, उन पर हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपको बता दूं तो पहले आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट लेवल होते हैं जिसको उन्होंने नाम दिया प्री कन्वेंशन लेवल, यानी जिसे उन्होंने कहा हिंदी में पूर्व परंपरागत स्तर। यानी पूर्व परंपरागत स्तर क्या होता है, प्री कन्वेंशन लेवल क्या होते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि इसके 3 स्तर होते हैं। तो जो प्री कन्वेंशन लेवल है, यानी कि जो फर्स्ट स्तर है, उसमें क्या बताया उन्होंने कि ये 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं। यानी कि जो बच्चे 4 से 10 वर्ष के होते हैं वो कौन से स्टेज में होते हैं, प्री कन्वेंशन लेवल में होते हैं, और वो सोसाइटी के रूल्स को नहीं जानते। देखिए, आपको पता है कोई बच्चा 6 साल का है तो समाज के क्या नियम है, क्या कानून है, क्या वो बच्चा समझ पाएगा इस समय? उसे इस समय कुछ नहीं पता होता है, वो सोसाइटी के रूल्स को बिल्कुल भी नहीं जानता है। और मैंने आपको बता रखा है प्रत्येक स्तर में कितने चरण होते हैं, 2-2 चरण होते हैं। यानी कि एक स्तर में 2 चरण, दूसरे स्तर में 2 चरण और तीसरे स्तर में 2 चरण। इसका मतलब 3 स्तर होते हैं और 6 चरण होते हैं। तो इसमें फर्स्ट उन्होंने बताया, एक होता है स्टेज फर्स्ट, यानी कि जिसे फर्स्ट चरण कहा जाता है, और उसको उन्होंने नाम दिया है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम क्या है, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, और पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। तो देखिए, फर्स्ट स्तर है, यानी कि पहला स्तर है जिसका नाम है पूर्व परंपरागत स्तर, या इसका इंग्लिश में नाम है प्री कन्वेंशन लेवल, और इसमें 4 से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं। और इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं, इस एज के जो बच्चे होते हैं, वो सोसाइटी के रूल्स को बिल्कुल भी नहीं जानते। और इस स्तर में 2 स्टेजेस होते हैं, एक स्टेज 1 यानी प्राथमिक स्तर, पहली अवस्था, और दूसरा स्टेज सेकंड, जिसे दूसरी अवस्था कहते हैं। तो जो पहली अवस्था है उसका नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है, पनिशमेंट का मतलब आप जानते हैं दंड, एवं ओबीडेंस का मतलब होता है आज्ञा पालन। तो दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था, यानी कि बच्चे के लिए कुछ, अगर बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो उसके लिए उसे दंड मिलता है, और अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो हम कहते हैं कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, आज्ञा का पालन करता है। तो इसीलिए उन्होंने फर्स्ट स्टेज का नाम दिया है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस ओरिएंटेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था। और देखिए, जो सेकंड स्टेज है उन्होंने इसका नाम दिया है पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, और पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन को हिंदी में कहा जाता है साधनात्मक सापेक्ष व्यवहार। यानी कि जो साधनात्मक सापेक्ष व्यवहार, आपने बच्चे के लिए जो किया बच्चा भी आपके लिए वही करेगा, जिसे हम कहते हैं टिट फॉर टैट, यानी अदला बदली की अवस्था। यदि आप बच्चे को कहीं पर कुछ लेने के लिए भेजते हैं, कुछ सामान को लेने के लिए भेजते हैं, तो उसके बदले में आपको बच्चे को रिश्वत देना पड़ेगा, 5 रुपये 10 रुपये, तभी वो बच्चा कार्य करेगा। वो इस स्टेज के बच्चे होते हैं। तो जो उन्हें रिश्वत देता है वो उन्हें सही लगता है, और जो उन्हें रिश्वत नहीं देता है, मतलब उन्हें कुछ खाने पीने के लिए नहीं देता है, तो वो उनके लिए गलत होता है। ऐसी मानसिकता होती है इस स्टेज के बच्चे में। और मैंने आपको बता रखा है इस स्टेज के बच्चों की जो आयु होती है वो 4 से 10 वर्ष के बीच में होते हैं। यानी कि जो बच्चे 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होते हैं उनके लिए सही क्या गलत क्या है वो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसी तरीके से उनका मॉरल डेवलपमेंट होता है, जिस पर हमने बात की है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेवल, यानी जिसे कन्वेंशन लेवल कहते हैं, हिंदी में हम उसको कहते हैं परंपरागत स्तर। देखिए, कन्वेंशन लेवल में क्या होता है, उसमें 10 से 13 वर्ष के बच्चे होते हैं, सोसाइटी के अनुसार चलते हैं, और जो स्टेजेस थर्ड होते हैं उस स्टेज का नाम उन्होंने बताया है क्या, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशंस। ठीक, और अगर हम यहीं पर बात करें स्टेज फोर्थ, तो स्टेज फोर्थ का उन्होंने क्या नाम बताया है, स्टेज फोर्थ का नाम उन्होंने बताया है लीगल ओरिएंटेशन।
तो लीगल ओरिएंटेशंस को हिंदी में कहते हैं हम उसको अधिकार संरक्षण, मतलब अधिकार संरक्षण। देखिए जब बच्चा कन्वेंशन लेवल 2 में होता है, यानी कन्वेंशन लेवल पर होता है, जिसे लेवल 2 कहा गया है, परंपरागत स्तर कहते हैं। इसमें एक थर्ड स्टेज होता है जहां पर बच्चा गुड बॉय एंड नाइस गर्ल वाले स्टेज में होता है, यानी कि बच्चा सिर्फ कॉम्प्लीमेंट पाना चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, सिर्फ वो तारीफ का भूखा होता है, वो तारीफ पसंद करता है और उस तारीफ के लिए वो किसी का भी कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। बट यहीं पर एक फोर्थ स्टेज आता है जिसे उन्होंने नाम दिया लीगल ओरिएंटेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं, लीगल का मतलब आप जानते हैं अधिकार, और संरक्षण ओरिएंटेशन मतलब अधिकार संरक्षण। अधिकार संरक्षण का क्या मीनिंग होता है? देखिए सोसाइटी के जो भी रूल्स होते हैं उन रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए, ये अधिकार को संरक्षित करता है, और सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरीके की मेंटेलिटी होती है इन बच्चों में। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोसाइटी के रूल्स सही है या गलत है, जो भी है उनको वो नहीं तोड़ना पसंद करते हैं इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं। और यदि वो इन रूल्स को नहीं तोड़ना पसंद करते हैं तो वो कौन से स्टेज में होते हैं? वो स्टेज 4th में होते हैं, और 4th स्टेज का नाम क्या है? अधिकार संरक्षण। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ स्तर 3 होते हैं, और प्रत्येक स्तर में कितने अवस्थाएं होती हैं? तो प्रत्येक स्तर में आपको पता है कि हर एक स्तर में 2-2 अवस्थाएं होती है। तो अगर हर एक स्तर में 2-2 अवस्थाएं होती है तो इसका मतलब जो नैतिक विकास का सिद्धांत, इसके 3 स्तर होते हैं और 6 अवस्थाएं होती है। इन तीनों स्तरों के नाम और 6 अवस्थाओं के नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टेज जो थर्ड आपको मैंने बता दिया गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, इस बात को आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जो 4th स्टेज मैंने आपको बताया लीगल ओरिएंटेशन, जिसे अधिकार संरक्षण कहते हैं, और अधिकार को संरक्षित करना इस स्टेज के बच्चों में पाया जाता है। यदि बच्चे अपने अधिकार को सेव रखना चाहते हैं, संरक्षित रखना चाहते हैं, तोड़ने नहीं देना चाहते हैं, तो वो बच्चे लॉरेंस कोल्वर के अनुसार चौथी अवस्था में होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कौन से स्तर में है, तो चौथी अवस्था आपको पता है दूसरे स्तर में आता है, तो उस स्तर का नाम होता है परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशन लेवल। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे आप, यहीं से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट लेवल पर हम बात करते हैं, और ये लास्ट लेवल है नैतिक विकास के सिद्धांत का, जिसका नाम है पोस्ट कन्वेंशन लेवल, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। और इसमें 13 से 16 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो लॉरेंस कोल्वर ने जो स्टडी की है इस थ्योरी के पीछे, उसमें कितने साल तक के बच्चे थे? 16 वर्ष तक के बच्चे थे। कितने बच्चे थे आपको पता है? मैंने बता रखा है 72 स्टूडेंट्स थे जिन पर उन्होंने स्टडी की और इस थ्योरी को डेवलप किया। तो देखिए 13 से 16 वर्ष तक के जो उम्र के बच्चे होते हैं वो थर्ड लेवल पर होता है, जिसका नाम उन्होंने रखा है पोस्ट कन्वेंशन लेवल या उत्तर परंपरागत स्तर। अब क्या होता है कि इस स्टेज में बच्चा सोशल या लीगल रूल्स को एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन करते हैं। यानी कि देखिए आपके सोसाइटी के और जो कानूनी जो नियम है, यानी कि एक तो समाज के नियम होते हैं और एक लीगल यानी कानूनी नियम होते हैं, इनको जो ये बच्चा होते हैं ना 13 से 16 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, आपको पता है किशोरावस्था के बालक होते हैं, तो ये बच्चे क्या करते हैं, इन रूल्स जो आपके सोशल यानी कि समाज द्वारा बनाए गए और जो कानून द्वारा बनाए गए उनका एनालिसिस करते हैं, मतलब वो जांचते हैं कि क्या सही है, और फिर सिंथेसिस करते हैं, मतलब उनको जांचने के बाद कौन से नियम उन्हें सही लगते हैं और कौन से उन्हें गलत लगते हैं इस पर बात करते हैं, और फिर जो गलत लगते हैं उनको वो इवैल्यूएट करते हैं, मतलब वो मांग करते हैं कि ये सारे नियम हटने चाहिए सोसाइटी से या इस कानून से जो है ये नियम हटने चाहिए। तो इस स्टेज के बच्चे इस तरीके की गतिविधियां करते हैं जो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। इसीलिए आपको पता है कि जो किशोरावस्था के बालक होते हैं वो रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेफ करना चाहते हैं, तो वो तोड़ते भी हैं। वो इसीलिए तोड़ते हैं क्योंकि वो कौन से लेवल पर है, पोस्ट कन्वेंशन लेवल पर है। और अगर मैं आपको बता दूं पोस्ट कन्वेंशन लेवल में एक स्टेज होता है स्टेज 5, जिसका लॉरेंस कोलबर्ग ने नाम रखा है सोशल एंड लीगल मोरालिटी, यानी कि क्या नाम रखा है, सोशल एंड लीगल मोरालिटी। सोशल एंड लीगल मोरालिटी जो है वो 5th स्टेज को वो कहते हैं, और सोशल और लीगल मोरालिटी को उन्होंने हिंदी में कहा है सामाजिक एवं कानूनी अधिकार। देखिए सोशल का मतलब आप जानते हैं सामाजिक,
और लीगल का मतलब आप जानते हैं कानूनी, और मोरालिटी का मतलब होता है कि आपकी जो नैतिकता है यानी कि जो अधिकार है। तो इसीलिए जो इनका 5th स्टेज होता है जिसका उन्होंने नाम रखा है सोशल एंड लीगल मोरालिटी, और हिंदी में हम इसको कहते हैं सामाजिक एवं कानूनी अधिकार। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक एवं कानूनी अधिकार कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो अवस्था 5वीं को कहते हैं यानी कि 5th स्टेज को कहते हैं। यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक एवं कानूनी अधिकार कौन से स्तर में आता है, तो आपको पता है ये 3rd स्तर में आता है, और 3rd स्तर का नाम आपको पता है पश्च परंपरागत स्तर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स 6th स्टेज जो है वो लॉरेंस कोलबर्ग ने इसका नाम रखा है यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज, यानी कि 6th स्टेज का नाम क्या होता है यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज, जिसे हिंदी में कहा जाता है सार्वभौमिक नैतिकता। यानी सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब ये होता है कि इस स्टेज में बच्चा जब जाता है, यानी कि सार्वभौमिक नैतिकता की जब बात करता है तो बच्चा सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, कौन से नियम समाज के लिए सही है, कौन से नियम समाज के लिए सही नहीं है, इनको हटाया जाना चाहिए, इस तरीके की बातें करते हैं। तो जो बच्चे इस तरीके की बातें करते हैं वो इसका मतलब कौन से स्टेज में है, 6th स्टेज में है लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार, और उस स्टेज का नाम उन्होंने रखा यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप नैतिक विकास के सिद्धांत पर बात करेंगे तो इस नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 लेवल होते हैं, और 3 लेवल में आपको पता है जो नैतिक विकास के सिद्धांत के जो 3 लेवल हैं इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, 6 स्टेजेस होते हैं। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको इन तीनों लेवलों के नाम याद रखने हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और उनके प्रत्येक लेवल में जो 2-2 स्टेजेस है और उसमें जो 6 स्टेजेस हैं टोटल, इन 6 स्टेजेस को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम्स में स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लेवल और स्टेजेस से बनते हैं, यानी कि ये मान लीजिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जो मैंने बात की आपको पॉइंट से रिलेटेड वो मैंने समझाने के लिए बात की है। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सोसाइटी के जो नियम से अब उनको किस स्टेज के बच्चे मानते हैं, तो आपको सीधा सीधा बताना है किस स्टेज में। तो ये उनकी थ्योरी का मेन सार है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे लॉरेंस कोलबर्ग ने दिए। यहाँ से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसके मेन पॉइंट है वो ये है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के कितने स्तर हैं, तो आप बताएंगे 3 स्तर। इसका मतलब आपको तीनों स्तरों के नाम याद होने चाहिए। ठीक, और किस इस स्टेज के बच्चे कौन से स्तर में होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कौन से स्तर में बच्चे किस किस तरीके की बातें करते हैं, कौन सोसाइटी को नहीं जानता, कौन सोसाइटी के अनुसार चलता है, और कौन सोसाइटी के रूल्स को तोड़ना चाहता है, ये भी आपको पता हो गया होगा। और उसके बाद जो स्तर होते हैं, और हर एक स्तर में 2-2 स्टेजेस होते हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस होते हैं। उनके नाम आपको ज़रूर ध्यान होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाएंगे। अगर आसान प्रश्न बनते हैं तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, और 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और एक ऑप्शन में आपको लॉरेंस कोलबर्ग दिखेगा, तो आप सीधा सीधा लॉरेंस कोलबर्ग पर जाएंगे। बट अगर एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा टफ बनता है या एग्जामिनर आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछता है तो सीधा सीधा आपके लेवल और स्टेजेस से क्वेश्चन उठाएगा, और वो वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग की इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा। मैंने कोशिश की है कि आप इस थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से प्रश्न आपके हर बार पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंटों को लेने की कोशिश की है, और मैं आपको समझाना चाहता था कि स्टोरी वाइज मतलब क्या मुद्दा था, किस तरीके से हुआ था, और कैसे कैसे इस थ्योरी को डेवलप किया गया। मैंने वो सारी बातें आपसे की है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और पूरी थ्योरी भी आपको समझ आ गए होंगे। अब इतना यदि आप 1 से 2 बार इस थ्योरी को देख लेंगे और सुन लेंगे और मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपका इस टॉपिक से जो 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।